प्रवासी भारतीय कन्वेंशन का आज आखिरी दिन। सदर जमहूरिया अता करेंगी प्रवासी भारतीय एजाज़। गयाना और सूरीनाम के सदर से भी होगी मुलाकात। सूरीनाम और गयाना के लीडरों ने भारत के असर की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में भारत हर शोबे में बढ़ रहा है आगे। कोविड के मुश्किल दौर में वज़ीर आज़म मोदी ने दीगर ममालिक की मदद करके दुनिया भर में दिया मोहब्बत और ताउन का पैगाम। इंग्लैंड की ज़मीन से अब तक का पहला सैटेलाइट टेस्ट मिशन नाकाम। रॉकेट के बालाई हिस्से में आई खराबी के सबब नहीं लॉन्च हो सकी सैटेलाइट। साइंसदान जांच में मसरूफ। इंडोनेशिया के तांबर जजीरे में जलजले के तेज झटके। रिख्तर पैमाने पर 7.6 रही शिद्दत। जलजले के साथ सुनामी का अलर्ट जारी। शुमाली भारत के तमाम हिस्सों में कड़ाके की ठंड। धुंध के सबब ट्रेनें मनसूख और हवाई खिदमात भी मुतासिर। आइंदा 1-2 दिन में कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद। वेल्स के नामवर फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बेल ने 33 साल की उम्र में किया सुबुकदोशी का ऐलान। अपने मुल्क समेत फुटबॉल क्लब को भी छोड़ने का किया ऐलान। और श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। चोट के सबब बुमराह सीरीज से बाहर। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। इंदौर में जारी 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज इख्तितामी इजलास की सदारत करेंगी। सदर जमहूरिया के हाथों आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन अवार्ड भी दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मेलन से अलग गुयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मौजू है भारतवंशी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार है। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मेहमान खुसूसी के तौर पर पहुंचे सूरीनाम और गयाना के रहनुमाओं ने आलमी सतह पर भारत के दबदबे की सताइश की है। सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत को दुनिया की रहनुमाई करने वाली शख्सियत करार दिया। प्रवासी भारतीय दिवस तकरीब में उन्होंने कहा कि आज भारत हर मैदान में नए जोश और नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। सूरीनाम के सदर ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और G20 की भारत की सदारत दुनिया के लिए एक मजबूत पैगाम है। And vision for the G20 expressed by the theme One Planet, One Family, One Future is fully embedded in the philosophy, namely Vasudeva Kutumbakam Mahurbhavam Janeyaya Jaivyam Janam. The world is one family. Human life is defined. गयाना के सदर ने अपने खिताब के दौरान कोरोना के दौर को याद किया और भारत की जानिब से टीकाकारी के लिए दीगर ममालिक का जिक्र किया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने कहा कि भारत तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है। उन्होंने कहा कि वबा के दौर में भारत ने दुनिया के लिए मिसाल कायम की है। ख्याल है कि मुख्तलिफ लीडरों के ज़रिए वज़ीर आज़म मोदी की पहली बार तारीफ़ नहीं हो रही है। इससे पहले भी आलमी सतह पर कई नामवर हस्तियाँ वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत की तारीफ़ कर चुकी हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से अलहदा सूरीनाम के सदर के साथ दो तरफा मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी से हाइड्रोकार्बन, दिफा, समुद्री तहफ़्फ़ुज़, डिजिटल पहल समेत मुतअद्दिद उमूर पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर गयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान सेहत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा जैसे अहम शोबों में ताल्लुकात को मुस्तहकम करने से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। और आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मॉस्को से गोवा जाने वाली परवाज़ को देर रात बम की इत्तला मिलने पर गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे पर महफूज लैंडिंग कराई गई। सिक्योरिटी अदारे फौरी तौर पर हरकत में आ गए और तकरीबन 9 घंटे तक एयरपोर्ट का मुहासरा करके तैयारे और मुसाफिरों की मुकम्मल चेकिंग की गई। तैयारे में कोई बम नहीं मिला, जिसके बाद सिक्योरिटी अदारों ने राहत की सांस ली। मुसाफिरों के सामान को भी चेक किया गया और उनकी तमाम तफसीलात की तस्दीक की गई। मॉस्को जाने वाली परवाज़ में 236 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे, जिन्हें बहिफाजत निकाल लिया गया है। पीर को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जल शक्ति की वजारत की आला सतही टीम और वजारत दाखिला से बॉर्डर मैनेजमेंट के सिक्योरिटी की टीम की जोशीमठ का दौरा करने पहुंची। माहिरीन की टीम ने जोशीमठ में हालात का जायज़ा लिया और कैसे इस मुश्किल से निपटा जाए, इस पर गौर व खौज किया गया। जोशीमठ के हालात के पेश नज़र मरकज़ी और रियासती हुकूमत मुसलसल काम में मसरूफ़ है। उत्तराखंड के डिज़ास्टर मैनेजमेंट महकमे ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जोशीमठ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके को कुदरती आफत से मुतासरा इलाका करार दे दिया है। इसके अलावा जोशीमठ, बल्दिया और मज़ाफ़ात के इलाकों में सभी तामीराती कामों पर आइंदा हुक्म तक रोक लगा दी गई है। आर्जी तौर पर मुतासरा अफराद को मदद पहुँचाई जा रही है। जिस इलाके को डेंजर जोन करार दिया गया है, वहाँ से लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की पूरी टीम लोगों की मदद के लिए तैयार है। इस दौरान उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में मकामी अफराद के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है और सभी से अपील की है कि वो इंतज़ामिया की मदद करें। वज़ीर आला धामी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी जोशीमठ के हालात का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं और उन्होंने हमें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। और जोशीमठ लैंडस्लाइड मामले में अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त गुजार ने अपील की कि इस मामले की फौरी समाअत की ज़रूरत है और इस बहरान को कौमी आफत करार दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी है कि वह आज 10 जनवरी को समाअत के लिए मामला फहरिस्त बंद करें। यह अर्जी जोशीमठ मामले में स्वामी अभिमुक्ति शौरानंद सरस्वती की जानिब से दायर की गई थी। कल अर्जी गुजार की जानिब से इस मामले की फौरी समाअत का मुतालबा किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा था कि मुनासिब कार्रवाई के बाद मंगल को दोबारा दरख्वास्त का जिक्र करें। और पूरी दुनिया में आज आलमी यौम हिंदी मनाया जा रहा है। 2006 में दुनिया भर में हिंदी के फ़रोग़ के लिए हर साल 10 जनवरी को यौम हिंदी मनाने का ऐलान किया गया था। दुनिया में हिंदी को फ़रोग़ देने और उससे बैनुल-अक़वामी ज़बान के तौर पर फ़रोग़ देने के मकसद से आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंसों का आगाज़ किया गया। पहली आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मुनक़िद हुई, इसलिए उस दिन को आलमी यौम हिंदी के तौर पर मनाया जाता है। आलमी यौम हिंदी मनाने का मकसद दुनिया में हिंदी के फ़रोग़ के लिए बेदारी पैदा करना और हिंदी को बैनुल-अक़वामी ज़बान के तौर पर पेश करना है। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने आज आलमी यौम हिंदी के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत को एकता की डोर में बांधने का काम करने वाली और मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी ज़बान को वक्फ़ आलमी यौम हिंदी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह लाल किले में जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद लाल किले में लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से शुरू हो रहा है। इसमें 17वीं सदी से लेकर आज तक भारत की तारीख और बहादुरी की कहानी को ड्रामाई शक्ल में एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा। 1 घंटे तवील लाइट एंड साउंड शो को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें मराठों का उरूज, 1857 की जंग आज़ादी,
इंडियन नेशनल आर्मी का उरूज और INA के इस्तेमाल समेत भारत की तारीखी झलकियां दिखाई जाएंगी। ये शो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में दिखाया जाएगा, जिसे एक वक्त में कुल 700 अफराद देख सकते हैं। जय हिंद शो प्रोजेक्शन, मैपिंग, लाइव एक्शन फिल्म, लाइट एंड साउंड और कठपुतलियों के जरिए भारत की आज़ादी के 75 साल की तरक्की की कहानी पेश की जाएगी। तिजारत और सनत की वजारत के तहत सनत और अंदरूनी तिजारत के फ़रोग़ का महकमा आज से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन हफ्ते का इनेकाद कर रहा है। नेशनल स्टार्टअप डे भी 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का मकसद मुल्क भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स को शामिल करना और भारत में आज से 16 जनवरी तक इंटरप्रेन्योरशिप और इख्तरा के जज्बे को फ़रोग़ देना है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक में कारोबारियों के लिए नॉलेज शेयरिंग सेशन का इनेकाद किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुल्क भर में 75 से ज़ायद मकामात पर स्टार्टअप से मुतालिक मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, ताकि मुल्क भर में स्टार्टअप कम्युनिटी को शामिल करके इंटरप्रेन्योरशिप और इख्तरा के जज्बे को परवान चढ़ाया जा सके। DPIIT 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 के फ़ातिहीन के लिए एक एजाज़ी तकरीब का एहतमाम करेगा। पिछले कुछ दिनों में भारत स्टार्टअप्स के लिए हॉट स्पॉट के तौर पर उभरा है। 108 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता में माली शमूलियत पर आलमी शराकत दारी के G20 वर्किंग ग्रुप के इजलास का आज दूसरा दिन है, जहां कॉन्फ्रेंस का पहला दिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मरकूज था। वहीं आज दूसरा दिन माली ख्वानदगी के लिए वक्फ होगा। कबायली उमूर के मरकज़ी वज़ीर अर्जुन मुंडा G20 के मुकम्मल इजलास में मेहमान खुसूसी होंगे। इसके बाद वो विश्व बंगला में मुल्क के सबसे बड़े मालियाती ख्वानदगी के प्रोग्राम में एक अवामी शराकत दारी का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 800 तलबा को मालियाती खिदमात के बारे में मालूमात दी जाएंगी। इस रोज़ा इवेंट का बुनियादी मकसद मालियाती शमूलियत को फ़रोग़ देना, माली ख्वानदगी फराहम करना और बैरून मुल्क रकम भेजने की लागत को कम करना है। कोलकाता में होने वाली मीटिंग के दौरान G20 के नुमाइंदे कोलकाता की भरपूर शफाफियत, खानों, अहम तारीख़ी मकामात, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, लाइब्रेरियों और मशहूर आर्ट गैलरियों का दौरा करेंगे। बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरी कुमार ने NCC के यौम जमहूरिया कैंप 2023 का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों से खिताब करते हुए उनकी बेहतर कारकर्दगी की तारीफ की। पेश है हमारे नामानिगार गिरीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। भारतीय बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरी कुमार ने मुल्क की राजधानी दिल्ली में जारी NCC के रिपब्लिक डे कैंप 2023 का दौरा किया। यहां उन्हें NCC कैडेटों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और बहरिया के सरबराह ने गार्ड का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने फ्लैग एरिया और हॉल ऑफ फेम का भी मुआयना किया। एडमिरल R हरी कुमार के सामने फौजी स्कूल कपूरथला से आए NCC कैडेटों ने भी अपने बैंड की धुनों से एक अलग समा बांधा। What a nice parade and what a nice cultural program, as well as all the activities that were showcased as part of each directorate. My compliments to each and every one of you who's worked so hard to make all this happen. मुल्क की अलग अलग रियासतों से आए कैडेटों ने बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरी कुमार के सामने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। मिनी इंडिया की तस्वीर पेश करने वाले इस कैंप का आइंदा कुछ दिनों में वजीर दिफा के वजीर ममलिकत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बर्री फौज के सरबराह भी दौरा करेंगे। कैंप का इख्तिताम वजीर आजम के दौरे के साथ 28 जनवरी को होगा। नौसेना प्रमुख ने NCC के गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का दौरा किया। इस मौके पर NCC कैडेटों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उन्होंने कैडेटों को संबोधित करते हुए उनके अनुशासन की सराहना भी की। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
और अब बात अगर मौसम की करें तो शुमाली भारत में इन दिनों सर्द लहर की है और सर्द लहर की जद में पूरा शुमाली भारत है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि आज सुबह राजधानी दिल्ली में घने कोहरे में कमी नजर आई। वहीं दूसरी जानिब ठंड से ठिठुरती दिल्ली को आइंदा कुछ रोज़ में राहत मिल सकती है, लेकिन इन दिनों घना कोहरा छाए रहने के सबब लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। वहीं सर्दी के सबब स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों की मुद्दत भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा घने कोहरे के सबब रेल, सड़क और हवाई खदमात भी मुतासर हुई हैं। कई रेलगाड़ियां अपने मुकर्ररा वक्त से कई घंटे ताख़ीर से चल रही हैं। वहीं पीर को दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हद बसारत कम होने के सबब कुछ परवाज़ों के रास्ते भी तब्दील किए गए थे। महकमे मौसमियात ने 11 और 12 जनवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तेज़ बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में शदीद ठंड पड़ रही है, जबकि शुमाली भारत की दिगर रियासतों की हालत भी ऐसी ही है। आज सुबह की गई रियासतों में कोहरे की चादर कई रियासतों में देखी गई है, जिससे हद बसारत में काफ़ी कमी हो गई है। सुबह 5:30 बजे सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में पंजाब से लेकर बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक घना कोहरा देखा गया, जबकि पंजाब, शुमाल मगरबी राजस्थान, जम्मू डिवीज़न, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा देखा गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे पंजाब के भटिंडा और उत्तर प्रदेश के आगरा में 0 हद बसारत रिकॉर्ड की गई, जबकि जम्मू डिवीज़न, गंगानगर, चंडीगढ़, अम्बाला, पटियाला, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोरखपुर और भागलपुर में हद बसारत 25 मीटर थी। इसके साथ ही हिसार, दिल्ली के पालम, बहराइच, गया, पूर्णिया और केला शहर में 50 मीटर तक हद बसारत रिकॉर्ड की गई। सर्दी की वजह से जहां लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, वहीं रेल मुसाफिरों की बात की जाए तो घने कोहरे की वजह से उनके सफ़र की रफ्तार भी कम हो गई है। कई रेलगाड़ियां अपने मुकर्ररा वक्त से कई घंटों की ताख़ीर से चल रही हैं, जिससे रेल मुसाफिरों का काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। की वजह से ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं। जैसा कि इसका आने का टाइम है वो 5:50 है। शाम शक्ति कानपुर से दिल्ली चलती है, जो कि अभी 6:46 था, अब दिखा रहा है 7:20। फॉग की वजह से काफ़ी ट्रेन लेट होती जा रही है, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन जो है ना वो आने वाली थी करीब 4-4.5 घंटे लेट चल रही है हमारी ट्रेन। अभी ट्रेन जो है कल शाम जो है 9:30 बजे की थी, अभी जो है 5 बजे आने वाली है। कोहरा पड़ने की वजह से लेट हो रही है ट्रेनें। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने 2023 के हज सीज़न में कोविड-19 की पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया है। वजारत ने कहा है कि ममलिकत में वबाई मर्ज से कबल हुज्जाज की तादाद के बराबर आज़मीन हज की मेज़बानी की जाएगी। कोरोना वायरस के वबाई मर्ज फैलने से पहले 2019 आखिरी साल था जब करीब 26 लाख अफराद ने फ़रीज़े हज अदा किया था। सऊदी अरब ने 2020 और 2021 में सिर्फ ममलिकत में मुक़ीम मकामी शहरियों और गैर मुल्की मकीनों को महदूद तादाद में हज की इजाज़त दी थी। 2022 में 10 लाख गैर मुल्की आज़मीन को फ़रीज़े हज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। वज़ारत हज व उम्रा ने पीर को एक ट्वीट में कहा है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात का सऊदी अरब और रवां साल मौसम हज के लिए उम्र की हद समेत कोई पाबंदी आयद नहीं करेगा। काबिल ज़िक्र है कि 2022 में 18 से 65 साल तक की उम्र के उन आज़मीन को हज के लिए उन आज़मीन को इजाज़त दी गई थी जो हिजाज़ मुक़द्दस आने की इजाज़त दी गई थी, जिन्होंने कोरोना के ख़िलाफ़ हिफाजती वैक्सीन लगवाई हो और वो किसी भी दायमी मर्ज़ में मुब्तला ना हों। इंडोनेशिया में मंगल को 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने कहा है कि इंडोनेशिया की तनी बर इलाके में ज़लज़ला ज़मीन की सतह से 97 किलोमीटर नीचे की गहराई में था। फिलहाल किसी के जानी नुकसान की खबर नहीं मिली है। इससे कबल 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला दिसंबर 2021 में आया था। सन 2004 में इंडोनेशिया में सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला आया था। सुमात्रा के नज़दीक आए 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले में सुनामी ने भी दस्तक दी थी। उस दौरान इंडोनेशिया में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद की मौत हुई थी।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पीर के रोज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर शुमाली मगरबी शाम में तकरीबन 40 लाख अफराद को आइंदा 6 माह के लिए इंसानी मदद की मंजूरी दी है, जबकि शाम के इत्तेहादी रूस ने इस बार वोटिंग के दौरान करारदाद की हिमायत की है। ख्याल रहे कि रूस ने पहले सरहद पार इमदाद की फराहमी से मुतालिक करारदाद को मौखर या वीटो कर दिया था। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों की। पहली अहम सुर्खी जो रोज़नामा इनकलाब ने लगाई है वो लिखा है, इंदौर में NRI कॉन्फ्रेंस, गैर मुकीम हिंदुस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा है, हिंदुस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क की मजबूती का बाइस है। हिंदुस्तान में न सिर्फ इल्मी मरकज़ बनने की सलाहियत बल्कि हुनरमंदी के मरकज़ के भी बनने की भी हिंदुस्तान में पूरी तरह से सलाहियत है। 17वीं प्रवासी भारतीय कन्वेंशन से वज़ीर आज़म ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि गैर मुकीम हिंदुस्तानियों को मुल्क का उन्होंने इस मौके पर सफ़ीर करार दिया। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं जो इसी सफ़े की पहली अहम सुर्खी है, रियासती सतह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। कमेटियों की तश्कील के खिलाफ पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। उत्तराखंड और गुजरात में यकसा सिविल कोड के नफाज के लिए बताई गई कमेटियों को अदालत ने आइन के मुनाफी करार देने से इनकार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा इनकलाब की एक और अहम सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। ये सुर्खी हज से मुतालिक है। हम आपको बता दें कि हिंद और सऊदी अरब के माबैन मुआहिदों पर दस्तखत हुआ है हज के मुतालिक। और एक और ख़बर जो आपको दिखा रहे हैं ये इस वक्त स्क्रीन पे है, जोशी मठ से मुतालिक है, जोशी मठ की खबर। और आगे आप बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करें तो हिंद सऊदी अरब के माबैन मुआहिदों पर जो है दस्तखत हो गए हैं और ये हज से मुतालिक मुआहिदे हैं। साल 2023 में 1,75,025 आज़मीन हज के लिए जाएंगे और ये मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा। अगली खबर जो आपकी स्क्रीन पर है, मरकज़ी बजट में 135 अशिया पर कस्टम ड्यूटी में इजाफे का इम्कान है। इक़दाम का मकसद दरामदात को रोकना और कुछ मसनूआत के मकामी मैन्युफैक्चरर्स की हौसला अफजाई करना है, यह कहना है मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन का। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा दें, ये हमारा समाज की सुर्खी है। ब्राज़ील में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सदारती महल पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने हमला कर दिया है। ब्राज़ील के साबिक़ सदर जायर बोल्सोनारो के हामियों ने उनकी इंतखाबी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। साबिक़ सदर बोल्सोनारो के हामियों ने उनकी इंतखाबी शिकस्त तस्लीम न करते हुए कई इमारतों में तोड़ फोड़ की है। फ़ौज को तैनात किया गया है, 200 फसादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, मुस्लिम इबादतगाहों की मिल्कियत पर निचली अदालतों को मुकदमात सुनने से रोका जाए, ये कहना है जमीयत उलमा हिंद का। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मजहबी इबादतगाहों से मुतालिक कानून के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए, ये इंतहाई तबाकुन हो सकते हैं। तो ये था नाज़रीन दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए हम बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। और वेल्स के नामवर फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बेल ने पीर को अपनी सुबकदोशी का ऐलान कर दिया है। महज 33 साल की उम्र में उन्होंने क्लब और बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल से सुबकदोशी का ऐलान किया। बेल वेल्स के सबसे अजीम खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपने मुल्क के लिए रिकॉर्ड मैच खेले हैं और गोल करने के मामले में भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। गैरेथ बेल ने वेल्स को 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जिताई हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी टीम को यूरो 2016 के सेमीफाइनल में पहुंचाया और 1958 के बाद से पहली बार आलमी कप में भी पहुंचाया। वेल्स का ये फॉरवर्ड खिलाड़ी पहले साउथहैम्पटन, टॉटनहम और रियल मैड्रिड के लिए खेल चुका है। ख्याल रहे कि उन्होंने 29 नवंबर को इंग्लैंड के साथ वेल्स के आलमी कप ग्रुप स्टेज मैच के दौरान अपना आखिरी मुकाबला खेला था। भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 यकरोसा मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। इसका पहला मैच आज दिन 1:30 से गुवाहाटी में खेला जाएगा और भारत की गुज़िश्ता 2 तरफ़ा सीरीज से बाहर रहे कप्तान रोहित शर्मा इस मैच के साथ एक बार फिर टीम की सरबराही करेंगे। वहीं सीनियर भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की श्रीलंका के साथ एक रोज़ा सीरीज़ में वापसी नहीं होगी। पीठ के निचले हिस्से में चोट की वजह से वो मैदान में नहीं उतरेंगे, उनको मैदान में उतरने में ताख़ीर हो रही है। और भारत ने श्रीलंका के साथ एक रोज़ा सीरीज़ इससे पहले जुलाई 2021 में खेली थी। और नाज़रीन आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज पर धमाकेदार अंदाज में कब्जा जमाने के बाद अब मेन इन ब्लू इस साल की अपनी पहली वनडे सीरीज के लिए कमर कस चुके हैं।
सामने एक बार फिर श्रीलंका है और इरादा यहाँ भी अपनी बादशाहत को साबित करना है। क्योंकि इस साल वनडे विश्व कप भी है, लिहाजा खिलाड़ियों की फिटनेस और उनके प्रदर्शन दोनों पर ही और आइए मारूफ प्लेबैक आइए नाज़रीन आप जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। मारूफ प्लेबैक सिंगर व मौसीकार के.जे. यसुदास का आज यौम पैदाइश है। यसुदास भारतीय क्लासिकी गुलकार हैं। उन्हें हिंदुस्तानी मौसीकी की तारीख़ के अजीम तरीन गुलकारों में से एक और केरल के सकाफ़ती आइकन के तौर पर जाना जाता है। पेश है उनके गाए हुए मुंतखब नग़मे, हमें दें इजाज़त और आप इनसे महजूज़ हों। आदाब। ये टूटी फूटी ना ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना ओ गोरिया रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।